Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Bliss, and today we discuss only 15 questions of biological science, especially environmental science and biodiversity. तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 15। बोवाइन फ्रॉम द ब्रिंक, इट इज़ ए नेम ऑफ प्रोजेक्ट विच इज़ ए लॉन्ग प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़ टू रीस्टॉक द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड बुफेलो विच इज़ द स्टेट एनिमल। एक क्वेश्चन ये क्लियर होगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट का जो स्टेट एनिमल है वो वाइल्ड बुफेलो है। दिस प्रोजेक्ट इज़ ए इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग समझ गए हो कि मैंने आज जो लेक्चर अपलोड किया है WTI वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसी के रेफरेंस में एक क्वेश्चन है कि जो थ्योरी का लेक्चर होता है उसी पे नेक्स्ट वीडियो होता है MCQ टाइप का। तो ये जो इनिशिएटिव है, जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है टू रिस्टॉक दी पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड बुफेलो बाय दी WTI के थ्रू, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो करेक्ट आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी मच कंफ्यूजिंग इन दी सोसाइटी। देखिए हम बात करते हैं कि खैर की लकड़ी और एक खैल की लकड़ी। कुछ लोग बोलते हैं खैल और कुछ बोलते हैं खैर। तो इसमें दोनों में कन्फ्यूजन था कि रियल में खैर टर्म होता है या खैल टर्म होता है, मगर यहाँ पे दोनों टर्म ही ठीक है और दो टाइप की वुड्स होती हैं और बहुत ही मतलब अच्छी वुड, मतलब कॉस्टली टिम्बर ये यूज करा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि बॉटनिकल नेम ऑफ दी खैर वुड या खैर ट्री का अगर बॉटनिकल नेम की बात आए तो ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो जिसे हम हिंदी में बबूल बोल सकते हैं, और इसका बॉटनिकल नाम होता है एकेसिया कैटेज, ठीक है। तो ध्यान रखना ये खैर वुड है। अब दूसरा टर्म आता है इसी से मिलता जुलता और जो कंफ्यूज क्रिएट करता है खैल भी अपने आप में एक लकड़ी होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये दूसरी ग्रुप का प्लांट है जिसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, जो एंजियोस्पर्म से पहले आते हैं। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पहले जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, फिर एंजियोस्पर्म्स आते हैं। एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा एडवांस ग्रुप ऑफ दी प्लांट है। तो इस जो खैलवुड है वो आपकी बिलोंग करती है जिम्नोस्पर्म्स को, और जिम्नोस्पर्म्स का जो एक प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं पाइनस बैलियाना से जो लकड़ी प्राप्त होती है, जो टिम्बर प्राप्त होती है, उसे बोला जाता है खैलवुड। और जो खैर की लकड़ी है वो आपका एंजियोस्पर्म प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बबूल, उसे बोला जाता है खैर और खैल। इसका मतलब ये होता है कि दोनों ही बातें जो है सही हैं, खैरवुड भी होती है और खैल की लकड़ी भी होती है। तो इनके नाम ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा पूछने कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में हम बात करते हैं मेधा पाटेकर। बहुत ही कॉमन सा नाम है, आप लोगों ने सुना होगा कि इस जो लेडी है इनका संबंध किससे है। NWAP का मतलब होता है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, और दूसरा है ग्रीन पीस, एक एनवायरमेंटल NGO है जो एनवायरमेंटल साइंस या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की फील्ड में काम करता है। और थर्ड ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो बहुत ही प्रोमिनेंट मूवमेंट है इंडिया के अंदर। और फोर्थ वन है WWF इंडिया, जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया। तो मेधा पाटेकर का जो संबंध है वो आपका है नर्मदा बचाओ आंदोलन की बहुत ही अग्रणी, मतलब कहना चाहिए ये, मतलब फॉलोअर हैं। तो करेक्ट आंसर C, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध है मेधा पाटेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ये भी बहुत आपस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। देखिए, इन विच आर दी फॉलोइंग स्टेट इज कंसर्न विद दी पंपा पोल्यूशन थ्रेट। एक टाइप का थ्रेट है क्योंकि इसका नाम जहाँ से आया पंपा पोल्यूशन थ्रेट टू दी सबरीमाला पिलग्रिम। आपने बहुत सुना होगा, चर्चा में रहा था कि यहाँ पे जो फीमेल की एंट्री पे सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, सबरीमाला मंदिर में मेल और फीमेल की जो एंट्री का मामला था उसी से कंसर्न है। तो पिलग्रिम ड्यू टू दी कूलर डैम। तो आपसे इसमें 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। देखिए, एक तो पंपा पोल्यूशन थ्रेट का हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, दूसरा है कि सबरीमाला पिलग्रिम कहाँ पे, और दूसरा कूलर डैम कहाँ पे। तो ये जो पूरी जो घटना है पंपा पोल्यूशन थ्रेट सबरीमाला पिलग्रिम के लिए ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कूलर डैम, ये किस स्टेट की है। तो ये बहुत ही एक ज्वलंत जिसे बोलना चाहिए एनवायरमेंटल इशू है आज के टाइम का। तो ये जो आपका संबंध है, इसका संबंध है केरला से, ठीक। केरला स्टेट में आपका लोकेशन है सबरीमाला टेम्पल की, और जो पंपा पोल्यूशन थ्रेट है वो भी संबंध रखता है केरला से। बहुत ही हमारा खूबसूरत स्टेट है साउथ इंडिया का एक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। दी परमिसिबल लिमिट ऑफ BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन दी रिवर वाटर में बायोलॉजिकल डिमांड, जिसका मतलब होता है कि अगर हम 1 लीटर वाटर लें तो उस 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली डिजॉल्व या उससे प्यूरिफाई करने में, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसे रिमूव करने में, ऑक्सीडाइज करने में जितने ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है उसे बोला जाता है BOD, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक रिवर वाटर में जो BOD की लिमिट है, मतलब वो लिमिट जब तक हम ये कह सकें कि पानी जो है सुरक्षित है
ये साफ पानी है, पोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता, तो वो लिमिट कितनी है, बीओडी कितनी होना चाहिए जब तक हम पानी को, या जो रिवर वाटर उसे हम कह सकते हैं कि इट इज नॉन पोल्यूटेड। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसकी जो लिमिट है वो 3 मिलीग्राम पर लीटर अगर बीओडी है, उस लिमिट तक हम इसे परमिजिबल कह सकते हैं कि बीओडी इज परमिजिबल इन द रिवर वाटर इफ़ इट हैज़ 3 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी। अगर ये वैल्यू है तब तक हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर गाइज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, द मॉडर्न प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिना है, एग्रीकल्चर हमारी पूरी जो जीडीपी है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर एग्रीकल्चर है इंडिया में। तो जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस आज के टाइम में चल रही है एग्रीकल्चर में, उनकी बात करते हैं। जैसे देखिए बिग डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसिशन फार्मिंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही जो कैटेगरी हैं, मतलब ए बी एंड सी, जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं, ये एग्रीकल्चर की आज की सबसे मॉडर्न प्रैक्टिस हैं। आप देखते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में इस तरह की टेक्नोलॉजी जो हर फील्ड में एंट्री कर सकती है, तो एग्रीकल्चर में भी के लिए भी एक न्यू फील्ड है ये। और बिग डेटा एनालिसिस एंड प्रिसिशन फार्मिंग, ये तीनों ही आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में काउंट की जाती है। तो करेक्ट आंसर गाइस डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में हम बात कर रहे हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द बिग फोर रिगार्डिंग द मोस्ट स्नैक बाइट डेथ इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिग फोर का मतलब यहाँ पे है कि इंडिया में 4 स्नैक इस तरीके के हैं जिनके काटने से सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं। तो वो 4 स्नैक कौन से हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिग फोर, कहने का मतलब है जो हमारे ऑप्शन गिविंग है उनमें से 3 मेंबर तो बिग फोर के हैं बट एक मेंबर नहीं है। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक स्नैक का नाम इसमें लिखा हुआ ऑप्शन में वो बिग फोर को बिलोंग नहीं करता है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा थ्रेट है इन द फील्ड ऑफ स्नैक बाइट, कि वो 4 स्नैक कौन से हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब बाइटिंग से डेथ होती है। तो इसमें सा स्केल्ड बाइपर, स्केल्ड का मतलब होता है जो उनकी कवरिंग होती है, जैसे हिंदी में चुकली बोलते हैं, उससे बोला जाता है। अच्छा, दूसरा होता है रसल बाइपर, ये भी बहुत खतरनाक स्नैक होता है। तीसरा है कॉमन क्रैथ और फोर्थ वाला एनाकोंडा। तो बिग फोर में देखिए एनाकोंडा एक बहुत ही स्पेसिफिक एरिया में पाया जाने वाला स्नैक है, तो एनाकोंडा जो है बिग फोर का मेंबर नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर हो गया आपका डी, एनाकोंडा इट इज नॉट मेंबर ऑफ बिग फोर। बट जो रियल में बिग फोर को पूरा करने वाला चौथा स्नैक होगा वो है कौन सा? वो आपका है कॉमन कोबरा, ध्यान रखना है। तो ये 4 मेंबर बनेंगे, सा स्केल्ड बाइपर, रसल बाइपर एंड कॉमन क्रेथ एंड कॉमन कोबरा। तो कॉमन कोबरा यहाँ पे आएगा, और रियल इसका आंसर है कि नॉट ए मेंबर ऑफ, तो आपको पहचानना है कि एनाकोंडा इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिग फोर रिगार्डिंग द मोस्ट स्नैक बाइट डेथ इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर गाइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ये भी अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप कभी दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ेंगे जो टाइम्स ऑफ इंडिया में, द हिंदू में आती रहती है, कि जो दिल्ली में पोल्यूशन की लिमिट ऐसी होगी, तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है जिसका नाम है सफ़र, SAFAR। इसकी जो फुल फॉर्म है, मतलब कहना चाहिए इसका जो एब्रीविएशन है स्टैंड फॉर, ये इसका फुल एब्रीविएशन क्या बनता है? तो आपको ये बताना है सफ़र का मतलब क्या होता है। सफ़र का जो एब्रीविएशन है वो क्या है? सफ़र का मतलब है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये ध्यान रखना है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है ये। सफ़र का मतलब होता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है, ना कि क्वांटिटी, ना कि ये रिसर्च ऑफ क्लाइमेट, ना मानसून, किसी की बात नहीं करता। ये बात करता है एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च की बात करता है, ठीक है गाइस। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनवायरमेंट का। EU मतलब इन यूरोपियन यूनियन का मतलब है आज के टाइम में यूरोपियन यूनियन में कंट्री आती हैं 28 कंट्री का मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे बोला जाता है यूरोपियन यूनियन। इसने क्या अनाउंस करा है? इसने अनाउंस किया है ए ग्रीन डील विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग नेट जीरो एमिशन की बात करता है, कि वो बिल्कुल नेट जीरो एमिशन, मतलब जो कार्बन उत्सर्जन है ये जीरो कर देगा पूरी तरीके से। जो 28 कंट्री हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल का कार्बन उत्सर्जन करेंगे। मगर इन्होंने ये डील कब तक पूरी करने की बात कही है, इसमें ये बात करना है। तो ये इन्होंने बात कही है 2050 तक जो यूरोपियन यूनियन है वो पूरी तरीके से उस ग्रीन डील के तहत अपना नेट जीरो एमिशन कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं गाइस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इससे बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग डिजीजेज आर कंसर्न विद द हैवी मेटल्स। कहने का मतलब हैवी मेटल्स हमारे ड्रिंकिंग वाटर में एक मेजर प्रॉब्लम्स है आज के टाइम में इंडिया में। तो कहने का मतलब है कि हैवी मेटल्स अगर हमारी बॉडी में थ्रू ड्रिंकिंग वाटर इंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज होने के चांसेस, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिजीज ड्रिंकिंग वाटर में हैवी मेटल की वजह से होती है। पहला अल्जाइमर, दूसरा पार्किंसोनिया, तीसरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड फोर्थ वन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये सभी बहुत ही कॉमन सी डिजीज हैं और ड्यू टू दी हैवी मेटल प्रेजेंस इन दी ड्रिंकिंग वाटर। तो गाइस यहाँ पे जितनी भी डिजीज हैं, करेक्ट आंसर है आपका ये सभी डिजीज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल इन ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होती हैं। जैसे लाइक अल्जाइमर, ब्रेन की डिजीज होती है, मतलब पागलपन थोड़ा सा। पार्किंसोनिया भी इसमें न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक टाइप की डिजीज है जिसमें थोड़ा सा
नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है बट हमारी मसल्स भी इन्वॉल्व है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस आल्सो सच काइंड ऑफ डिजीज। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका ई। ये सभी डिजीज जो होती हैं हैवी मेटल्स प्रेजेंस इन दी ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, ये कोई क्वेश्चन के फॉर्म में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि कुछ कॉमन सेक्शन जो आपका कॉलम है इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए हैं और कॉलम बी में इनके कुछ स्टैंडिंग है, इनके एब्रीविएशंस हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यूएनजीसी क्या है, कैट क्या है, सीएए क्या है। आप सीए मत समझ लेना कि आपका जो अभी चल रहा है सीएनआरसी वो वाला, ये सीए नहीं है। और एनडीसीएस ये क्या होता है। तो इनका मैचिंग करने का मतलब है कि सिंपल इनकी फुल फॉर्म हमें मैच करना है। देखिए यूएनजीसी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट। ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड बात करता है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। कैट का मतलब होता है क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस, जैसे हमने कल पढ़ाया था आपको एलिफेंट अलायंस के बारे में, उसी तरीके से कैट का मतलब होता है सीए का मतलब, सॉरी 3 का ये, और ये इसका 4, ये देखें। और कैट का मतलब होता है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इनकी फुल फॉर्म किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है। कैट का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट परिप्रेक्ष्य में बात अगर हम करें तो कैट का मतलब होता है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, और सीएए का मतलब होता है क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस, और यूएनजीसी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट। और एनडीसी तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, जिसका मतलब होता है कि जो हमारी जो सीओपी होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल इशूज, जैसे पेरिस एग्रीमेंट। तो इसमें एक टर्म आता है एनडीसी, जिसमें कंट्रीज आप ये बात करती हैं कि हम कितना मतलब कार्बन उत्सर्जन इस डेट तक कम कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें एक टर्म आता है एनडीसी, इसका मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हर कंट्री कहता है कि मैं इतना कंट्रीब्यूशन, जो मेरा प्रेजेंट कार्बन उत्सर्जन है, मैं इतना कम कर लूँगा 2030 तक या 2025 तक। तब वो टर्म आता है एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कार्बन उत्सर्जन, जैसे बोलना चाहिए कार्बन एमिशन की बात करते हैं तब। तो इनके जो पूरी बातें ध्यान रखना है कि यूएनजीसी क्या होता है, कैट क्या होता है, सीए क्या है, और एनडीसी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सब। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ये है आपका, ये मैचिंग करके देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इनमें से फॉलोइंग कंटामिनेंट इमर्ज एज ए मोस्ट पोल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा चेंज हुआ है। पहले जो टाइम में था कि ड्रिंकिंग वाटर में सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कहना चाहिए पोटेंट, जो हमारा इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट था वो आर्सेनिक हुआ करता था। बट अब जो रिसेंट डाटा 2019 का आता है उसमें जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेंट है वो आपका आता है आयरन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटामिनेंट इमर्ज्ड, मतलब नया नया इसका नाम आया है, तीसरी पोजीशन से पहली पोजीशन पे आ गया एज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। तो आज के टाइम का जो करेक्ट आंसर है वो है आयरन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपने देखा वो चर्चा में रहा था, ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर की बात हुई थी, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, फन एंड फ्लोरा दोनों का बहुत ही ग्रेट डैमेज हुआ था। उस रिगार्डिंग हम चर्चा में रहा था बुश फायर स्मोक। तो बुश फायर स्मोक जब ऑस्ट्रेलिया में हुई थी तो इसके जलने के बाद एयर में एक टाइप का पोल्यूशन क्रिएट हो गया था, एयर पोल्यूशन इनने काज किया था, और इससे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ था। तो कहने का मीनिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बुश फायर होने के बाद जो हवा में मतलब जो हमारी एयर में जो पार्टिकल थे, वो कौन से पार्टिकल जो आपका थे, पार्टिकुलर मैटर, किस साइज़ के पार्टिकुलर मैटर की वो मतलब इंक्रीमेंट हो गया था, जो उनकी कंसनट्रेशन थी एयर में बढ़ गई थी। आपको ये बताना है कि बुश फायर से किस टाइप के जो आपके पार्टिकुलर मैटर था वो इंक्रीज हो गया था। तो वो इंक्रीज हुआ था PM 2.5 का, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बुश फायर की वजह से पार्टिकुलर मैटर 2.5 का इंक्रीमेंट हो गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, इज कम्स अंडर विच फॉरेस्ट डिवीजन। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे आता है आपका, ये आता है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड जो कि यूपी का पार्ट था पहले, आज अपना एक सेपरेट स्टेट है। तो इससे ये देखते हैं कि यहाँ पे ये नेशनल पार्क या फॉरेस्ट डिवीजन या टाइगर रिजर्व होने के बाद पहले ज़माने में, पहले टाइम में ये किसी फॉरेस्ट डिवीजन का पार्ट हुआ करते थे। जैसे कि आप पिलवी टाइगर रिजर्व को देख लें, और फिर लखीमपुर खीरी, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है नेपाल, एक डिफरेंट कंट्री, और नेपाल का एक सेंचुरी है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये कभी ना एक फॉरेस्ट डिवीजन का पार्ट थे। तो इस तरीके से उसका आंसर है करेक्ट है, कालागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन का पार्ट है टाइगर रिजर्व। तो इस तरीके से गाइस करेक्ट आंसर सी। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच गाइस।